मैम बहुत पढ़ाई करते हैं पर इतनी सारी चीजें याद रखने के लिए इन्हें याद कैसे रखें। फिजिक्स के फॉर्मूलाज है, केमिस्ट्री के इक्वेशंस है, बायो के टेबल्स है, चार्ट है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सो मेनी थिंग्स टू रिमेम्बर। और एसएसटी की बात करें तो लंबे लंबे आंसर्स है। कैसे याद करें इन सारी चीज़ों को। अगर आपकी भी यही दिक्कत है तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव सेशन लेने वाले हैं जिसमें हम सीखेंगे मेमोरी टेक्निक्स। एक्चुअली ये जो मेमोरी टेक्निक है इसका हम पूरे 2 दिन का वर्कशॉप लेते हैं, पर मैंने सोचा चलो आपको एटलीस्ट उन मेमोरी टेक्निक्स से अवेयर करा दूं ताकि आप उसे थोड़ा बहुत तो इस्तेमाल कर सके अपने रेगुलर स्टडीज़ में। तो अगर आप मेमोरी टेक्निक्स यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो स्टडी है वो बहुत इजी हो जाएगी। फास्ट आप स्टडी करके आपके जो अदर एक्टिविटीज़ है वो आप कर पाओगे, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल के स्टूडेंट्स बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बिजी रहते हैं। सो हमें टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करनी आएगी और अल्टीमेटली आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। एग्जाम में आपने जो भी पढ़ा है वो आपको याद भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये जो वीडियो है ये अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आप सभी अब ऐसे हो कि आप बहुत बार अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी करते हो। तो इफ़ यू आर शेयरिंग दिस टेक्निक्स विद देम, आप एक साथ भी ये टेक्निक्स एज अ ग्रुप यूज़ कर सकते हो। तो नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर मोनिका और मैं हूँ स्टूडेंट सक्सेस कोच, और आज हम बात कर रहे हैं मेमोरी टेक्निक्स की। तो वन बाय वन सीखेंगे कि व्हाट आर द मेमोरी टेक्निक्स, उनके फ़ायदे क्या होते हैं और उन्हें कब इस्तेमाल करना है। तो लेट अस स्टार्ट विथ एक्रोनिम्स। अब मेमोरी टेक्निक्स का एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। हम जिसे कहते हैं ना लर्न और फन, इस तरीके से ये मेमोरी टेक्निक्स होती है। हम पढ़ाई के कंसेप्ट को ही इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, फन में प्रेजेंट करते हैं कि वो हमें याद रह जाता है। तो इसमें एक्रोनिम नंबर 1 पे आता है। एक्रोनिम्स क्या होता है कि एक्चुअली बहुत बार आपको लंबी लंबी लिस्ट याद करनी होती है, कभी बहुत सारे लंबे लंबे नाम याद करने होते हैं। फॉर एग्जांपल पीरियडिक टेबल आपको याद करना होता है। तो इस वक्त याद रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर थोड़ी भी उलट सुलट गड़बड़ हो गई तो आपका फॉर्मूला इक्वेशंस या फिर ये लिस्ट है वो रॉन्ग हो सकती है। पर इसे हम एक्रोनिम्स की मदद से याद रख सकते हैं। जैसे कि एसएसटी में हो गया कि अगर आपको बहुत सारे स्टेट्स का नाम याद रखना है, बहुत सारे ईयर्स या फिर इवेंट्स हैं उनको याद रखना है, तो इन चीज़ों में आपको एक्रोनिम्स मदद करेंगे। एक एग्जांपल देती हूँ मैंने हेलेना का रिवर किसने फोड़ा। अब आप बोलोगे ये क्या है मैम, ये कैसा सवाल है। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने पीरियोडिक टेबल की जो फर्स्ट लाइन है उसके जो एलिमेंट्स है उसकी जो फर्स्ट लेटर है हेलिना एच ई, ओके, तो इस तरीके से मैंने उसके पहले पहले लेटर्स लिए हैं और उनसे ये सीक्वेंस लिया है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आप भी जानते हो एलिमेंट्स का सीक्वेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप एक्रोनिम्स यूज़ कर सकते हो। एंड आई होप कि आप भी अभी नोटपैड और पेन लेके बैठे हो और आप भी अपने खुद के एक्रोनिम्स बना सकते हो। डन। अब ये कहाँ इस्तेमाल करने हैं, तो बायो में यूज़ कर सकते हो, केमिस्ट्री के इक्वेशंस में यूज़ कर सकते हो, फिजिक्स में यूज़ कर सकते हो। ऑलरेडी हमने पीरियोडिक टेबल का एक बोल दिया है, ऐसे हम पीरियोडिक टेबल के पूरे जो रोज है कॉलम्स है उनके बनाते हैं। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। अब ये तो हमेशा याद रहेगा ना, ये जो सेंटेंस मैंने आपको बताया। अब दूसरी जो टेक्निक है वो विजुअलाइजेशन की है। बहुत ही मज़ेदार टेक्निक है, और जब आप विजुअलाइज करते हो, फील करते हो, तो बहुत सारे कंसेप्ट बहुत इजीली आपको याद रहते हैं। तो कैसे विजुअलाइज करना है, जस्ट एग्जांपल कीजिए कि आपको ब्लड सर्कुलेशन आप पढ़ रहे हो एंड आप सबसे मुश्किल टॉपिक्स, वो ये टॉपिक तो आपको हर बार पढ़ने का, मतलब 9th स्टैंडर्ड से लेके आप ब्लड सर्कुलेशन के बारे में या फिर हार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हो। और सभी बच्चे लाइक 9th से लेके 12th तक सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम हार्ट जो है और ब्लड सर्कुलेशन है वो टॉपिक हमेशा टफ जाता है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए आप पढ़ रहे हैं कि पंपिंग ऑफ हार्ट, कि हार्ट कैसे पंप करता है स्पेसिफिकली, कब राइट वेंट्रिकल में जाता है, कब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, गड़बड़ हो जाती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन में कन्फ्यूजन होता है। तो इसके बजाय हमने क्या किया, वी जस्ट क्लोज आवर आइज,
हमने हमारा दिल, हमारा हार्ट इमेजिन किया, ओके, एंड वी स्टार्टेड इमेजिन की ओके, सबसे पहले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो इन्फीरियर वेना केवा से आएगा, ओके, सारे बॉडी पार्ट से, फिर हार्ट में जाएगा, हार्ट में कैसे ट्रैवल होगा, और उसके बाद हार्ट में से लंग्स में कैसे जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजनेट होगा, वापस आएगा हार्ट में, और फिर हार्ट हमारे एओर्टा की मदद से सारी जगहों में, हमारी एक्सट्रीमिटीज़ में उसे पंप कर रहा है। तो व्हेन यू स्टार्ट इमेजिनिंग ना, तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रह जाता है। तो बायोलॉजी की कंसेप्ट आप इस तरीके से इमेजिन करके बहुत अच्छे कर सकते हो। अब शुरुआत में इमेजिनेशन करना, विजुअल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, आपने पंपिंग ऑफ हार्ट की, ब्लड सर्कुलेशन की ऑलरेडी एनिमेटेड वीडियोस अगर देखी है तो आपकी थोड़ी हेल्प हो जाती है, सॉरी, थोड़ी हेल्प हो जाती है ये विजुअलाइजेशन करने में। तो पहले वो वीडियोस थोड़ा देख लेना, थोड़ा अंदाज़ा आपको आ जाएगा। डन। तो इस तरीके से हम विजुअलाइज करके भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अब तीसरा जो बात आती है वो है माइंड मैप्स। अमेजिंग टेक्निक। अब सिंपल सी बात है, आप पूरी जो स्टडी है, जैसे कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के पहले 1 2 दिन 3 दिन हफ्ते भर में तो पूरी स्टडी नहीं कर सकते, यू हैव टू स्टार्ट इट अर्ली, है ना। और बहुत बार जब फाइनल एग्जाम्स आते हैं तो कुछ टॉपिक्स अपने बहुत शुरुआत में किए होते हैं, और जब तक एग्ज़ाम नज़दीक आती है तब तक हो जाता है कि वो टॉपिक्स थोड़े पीछे हो जाते हैं, जो अभी करंटली टॉपिक्स सिखा रहे हैं आपको, वो टॉपिक्स आपको अच्छे से याद होते हैं और पिछले वाले आप भूल जाते हो। क्या आपके साथ भी ऐसे होता है? तो इसलिए हमें क्विक रिवीजन की एक अच्छी मेथड चाहिए। एग्ज़ाम के पहले वाले दिन या एग्ज़ाम के 2 दिन पहले हम पूरा टॉपिक पूरा डिटेल से नहीं कर सकते, उतना टाइम लिमिट नहीं होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, माइंड मैप्स। माइंड मैप्स एक रिवीजन की बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है। कैसे करना है? तो एक्चुअली जब हम ये मेमोरी टेक्निक का 2 दिन का वर्कशॉप लेते हैं तो उसमें हम पूरे माइंड मैप्स ऐसे बच्चों से बना के लेते हैं कि यहाँ पे बैठो, बना, अगर कुछ दिक्कत हुई तो हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। माइंड मैप्स बनाने के कुछ रूल्स भी है, उन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। बट मोटा मोटी अगर आपको एक आइडिया दे दूँ तो वो क्या रहता है कि आप सेंटर में किसी भी टॉपिक का नाम लिखते हो, ओके। अब ये टॉपिक का नाम अगर जो आपने सेंटर में लिखा है तो आप उसके ब्रांचेस निकालते हो, ओके। हमें याद रखना है हमारी जो ब्रांचेस है वो हमेशा ऊपर की तरफ जानी चाहिए, नीचे की तरफ कर्व ब्रांचेस नहीं होगी। ये ब्रांचेस कभी भी स्ट्रेट नहीं रहती है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइंड मैप्स, ये हमेशा कर्व रहती है। माइंड मैप यूज़ करते समय आप बहुत सारे कलर्स का यूज़ कीजिए, बहुत सारे स्केच पेन यूज़ कीजिए, स्टिकर्स यूज़ कीजिए, जिससे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से हो जाए। तो मुझे याद है हमारे ही वर्कशॉप में एक बच्चा था तो जिसने माइंड मैप बनाए थे रिवर्स के, रिवर्स इन महाराष्ट्र। तो वो याद करना मुश्किल रहता है ना थोड़ा, तो उसने रिवर्स इन महाराष्ट्र बीच में टॉपिक लिखा था एंड कर्व्ड एरिया से उसने वो रिवर्स लिखे थे। अब जो ब्रांच पे हर एक रिवर का नाम लिखा था तो ब्रांच उसने ऐसे रिवर के जैसे बनाई थी। फिर आगे जाके उस रिवर के ब्रांचेस है, फिर वो रिवर्स कौन से एरिया में बहती है, उस ब्रांचेस के नाम उसने वहाँ पे लिखे थे। इतना खूबसूरत दिख रहा था ना, एज इफ इट इज़ अ लैंडस्केप ड्राइंग एक्चुअली। उसने उसी तरीके से पिक्चर्स, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई रिवर है वो कोस्टल एरिया से जाती है, माउंटेन में से जाती है, तो वहाँ पे माउंटेन्स ड्रॉ किए हैं। कोई रिवर है जो एक आपने वो रांझन खड़के सुने होंगे, तो उस तरीके से कुछ कुछ जोग्राफिकल पोजीशंस बनाते जा रही है कुछ स्पेसिफिक, तो वो उन्होंने वहाँ पे बनाए थे एंड इट वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। तो माइंड मैप्स हम जब बनाते हैं तो उसे हम हमेशा लैंडस्केप में ही बनाते हैं। तो इससे होता क्या है कि एक ग्लांस में जब आप उस माइंड मैप को देखते हो तो आपकी पूरी रिवीजन हो जाती है। माइंड मैप कब बनाने हैं? एग्जाम जब नज़दीक आए तब नहीं बनाने, जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए, आपको अच्छे से वो टॉपिक आने लगे, तभी इसके माइंड मैप्स बना के रखना एंड उसे ना सर्कुलेट करते रहना। जैसे कि आप स्टडी टेबल पे बैठे हो, राइट, तो स्टडी टेबल पे बैठने के बाद आपके जो सामने वाली दीवार है एक्चुअली वो कम्प्लीटली प्लेन होनी चाहिए। वहाँ पे बहुत बार बच्चे अपने हीरो हीरोइंस, पसंदीदा कैरेक्टर्स, इनके फोटोज लगाते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि वो जो अ, आपकी जो वॉल है वो पूरी क्लियर होनी चाहिए, पूरी वाइट कलर से। वहाँ पे पर्दे, खिड़की, जहाँ पे आप स्टडी के लिए बैठते हो तो आपकी नज़र के सामने पर्दे या विंडोज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना उससे। तो
उसके अलावा अगर आप एक वाइट वॉल वहाँ पे रखते हो, बहुत बार बच्चे ना आजकल वो बेड और फर्नीचर में ना ऊपर कुछ रैक है बहुत कलरफुल किया हुआ है, ऐसे भी टेबल स्टडी टेबल की अरेंजमेंट मैंने देखी है बहुत सारे घरों में। तो ऐसे नहीं करना है, स्टडी टेबल शुड बी वेरी सिंपल। आपकी चेयर होगी वो हार्ड बाउंड लकड़ी की होनी ज़रूरी है, उससे स्पाइन स्ट्रेट रहता है और आप जो भी मेमोराइज करते हो अच्छे से मेमोरी, फिर नींद नहीं आती, थकान नहीं आती है। जस्ट इमेजिन कीजिए ना कि क्यों स्कूल्स में भी बेंचेस होते हैं, राइट? तो उस प्लेन वॉल पे जब आप ये माइंड मैप्स बनाओगे, फॉर एग्जांपल आपकी एक चैप्टर है कोई भी, वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया एक हफ्ते में, पर उस हफ्ते में आपने उस चैप्टर का माइंड मैप आपके सामने रखा है। तो जब भी आप जा रहे हो, आ रहे हो, बैठे हो, उस वक्त वो माइंड मैप आपको दिखते रहता है, तो अल्टीमेटली विजुअल रिवीजन होती रहती है। अमेजिंग टेक्निक है ना ये आप एक्रोनिम्स के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्रोनिम्स के लिए क्या करते हैं हम, पहले एक बड़े इसको छोटे छोटे चंक में डिवाइड करके एक्रोनिम्स कलेक्ट करते हैं ना। तो पहले पहले तो एक्रोनिम्स याद करने में भी हमें टाइम लगता है। अब बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि मैम एक्रोनिम्स याद करें का रियल वाला। तो आप प्लीज समझ लेना, एक्रोनिम्स याद करना ज़्यादा फनी है, और जो फनी है वो जल्दी याद रहता है। हम पिक्चर्स के गाने बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, कुछ फनी सॉन्ग है, फनी डायलॉग है, तो हम भी बहुत, मतलब अभी बीच बीच में वो चल रहा था, याद है ना, अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है मैंने किसकी एक्शन की, राइट? तो इस तरीके से अगर कोई एक्शन है फनी है तो हम वो ज़्यादा याद रख सकते हैं, इसलिए एक्रोनिम्स आर हेल्पफुल, माइंड मैप्स आर हेल्पफुल। इन्हें हमें हमारी वॉल पे लगाते रहना है एज अ स्टिकी नोट, और चेंज भी करना है जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़े। डन? ओके। तो हमने विजुअलाइजेशन देखा, हमने माइंड मैप देखा, हमने एक्रोनिम्स भी देखे। अब एक अमेजिंगली इंपॉर्टेंट टेक्निक आपको बता रही हूँ, एंड दैट इज रेयर टेक्निक। अब रेयर टेक्निक क्या है, एक्चुअली ये भी एक एक्रोनिम है, ठीक? सो इसमें आर इज फॉर क्या होगा, जरा गेस करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो सकता है। रीड बिफोर यू लर्न, ओके? सो आर इज रीड बिफोर यू लर्न। ए इज फॉर आस्क क्वेश्चंस, अगले वाला आर है दैट इज फॉर रिवीजन, और आखिरी वाला जो ई है वो आपको मुझे बताना है कि वो क्या हो सकता है। मैं जैसे जैसे आगे आपको इस रेयर टेक्निक के बारे में बताएंगे। तो देखिए रेयर टेक्निक हम खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सो पहले जो होता है ना, रीड बिफोर द लेसन इज टॉट, रीड बिफोर यू लर्न, ये क्या होता है, बहुत बार आप सभी बच्चे स्कूल्स में भी जाते हो, क्लास में भी जाते हो, वहाँ पे भी आप सेम टॉपिक पढ़ते हो, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू रिमेम्बर दैट, राइट? आपको फिर से कोशिश करनी होती है। ये क्यों होता है पता है? सिंपल सी बात है, अगर कोई छोटा बच्चा है, जस्ट इमेजिन कीजिए, और आपकी और उसकी पहचान नहीं है, तो क्या वो छोटा बच्चा आपके पास आएगा? नहीं आएगा, राइट? पर अगर आपकी और उसकी पहचान है, आप इसके पहले कभी मिले हो, और फिर आप उस बच्चे को बोलते हो, अरे मुझे मिल गया, मैं तो तुम्हारी दीदी हूँ, मैंने आपको उस दिन चॉकलेट दिया था। फिर बोलेगा हाँ सच में ये वो दीदी है, मुझे वहां पे गार्डन में मिली थी। फिर वो बच्चा आपके साथ खेलने लगता है। तो ये एक्सपीरियंस आपने लिया होगा हो सकता है किसी पार्टी में गए, किसी फैमिली फंक्शन में गए, छोटे बच्चों को पहले याद दिलाना होता है कि हम पहले कब मिले थे। तो हमारा ये ब्रेन है ना, ये भी थोड़ा सा छोटा सा बच्चा है, इसको ना पहचान होना जरूरी होती है। अगर कोई भी टॉपिक नया है तो उसे एक्सेप्ट करने में ब्रेन को टाइम लगता है। और दूसरी बात ये होती है कि ब्रेन वही टॉपिक रिमेम्बर करता है जो उसको इम्पोर्टेंट लगता है। तो इन दो चीजों पे हमारा ये जो रेयर टेक्निक है बेस्ट है। ओके, तो पहली बात कि ब्रेन को हमें वो एक्सेप्ट करने के लिए बोलना है, उसे वो टॉपिक फैमिलियर लगना चाहिए। और दूसरा, ब्रेन ने हमारे इस टॉपिक को मेमोरी के हमारे बोर्ड में रखना चाहिए, तो स्टोर करना चाहिए, तो उसे इम्पोर्टेंट भी लगना चाहिए। अब इसके लिए रेयर टेक्निक कैसे यूज करेंगे? तो रीड बिफोर यू लर्न। तो हमें पता होता है कि आज कौन सा टॉपिक स्कूल में पढ़ाई जा सकता है, या फिर क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा सकता है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हम सुबह उठते हैं, और बिलीव मी बिल्कुल ज़्यादा वक्त नहीं लगता है इसमें, आपको सिर्फ सुबह के 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा निकालना है, एंड दैट्स ऑल। बस इतने मिनट्स अगर आप निकाल देते हो, आपको पूरे दिन का ये रेयर टेक्निक का जो बेस है ना वो बन जाता है।
इस 15 से 20 दिन में आप क्या करोगे पता है? इस 15 से 20 मिनट में आपको जो भी आपके क्लास में या स्कूल में पढ़ाया जाने वाला है उसको देखना है, और बस देखना है, नथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना यहाँ पे एक बुक है, ओके, तो मैंने क्या किया, देखा कि ओके आज शायद ये पढ़ाने वाली है टीचर, तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है तो मैंने पिक्चर्स देखे। ओके, फिर मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पे कुछ चार्ट्स भी है, यहाँ पे कुछ इमेजेस है, तो मैंने उस इमेजेस को देखा। अच्छा यहाँ पे कुछ बोल्ड लेटर में भी लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है। सो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने देखा कि ओके आज हाँ, जनरली मैम के ये 4-5 पेजेस ना पढ़ा के हो जाता है, तो बस मैंने वो देखे। डन। अब एक सब्जेक्ट के स्कैनिंग के लिए मुझे 4 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, और हमें भी पता है कि स्कूल में हम जाते हैं तो 4 से 5 सब्जेक्ट्स हम एक पर डे पढ़ते हैं। बस 15 से 20 मिनट मैक्सिमम अगर आप दिन की शुरुआत में स्कूल जाने से पहले, क्लास जाने से पहले कर लेते हो ना, तो क्या होगा, आपका ब्रेन है ना, जो वो छोटा सा बच्चा है, वो बोलेगा हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, ये वर्ड मैंने पहले पढ़ा है। तो जब टीचर पढ़ाएंगे तो ब्रेन के लिए वो वर्ड नया नहीं होगा, ब्रेन उस वर्ड को पहले से जानता है, समझता है। ठीक, तो वो ब्रेन उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, एक्सेप्ट करके ब्रेन को ये भी पता है कि इस वर्ड को, इस कंसेप्ट को कौन से फोल्डर में डालना है, बायो के फोल्डर में डालना है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, किस फोल्डर में इस कंसेप्ट को मुझे डालना है, ये भी ब्रेन क्लियर होता है। तो पहले तो ब्रेन ने, जिसे हम बोलते हैं एनकोडिंग, एक्सेप्टेंस, फिर हमने क्या किया, उसको अलग अलग फाइल में डाल दिया ब्रेन ने स्टोरेज के लिए। फिर उसके बाद जो आता है वो आता है रिटेंशन ऑफ मेमोरी, मतलब रिकॉल ऑफ द मेमोरी। ठीक, तो रिटेंशन ऑफ मेमोरी के लिए जो फोल्डर में जाए तो फोल्डर में रहे, वहां से गायब ना हो जाए, इसके लिए अगला ए आता है, दैट इज आस्क क्वेश्चंस। बहुत सारे सवाल पूछिए, सबसे पूछिए, अपने फ्रेंड से पूछिए, टीचर से पूछिए, ग्रुप डिस्कशंस कीजिए। एक टॉपिक आपने किया है, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि ग्रुप स्टडीज करते हैं ना, तो बोल देते हैं कि ओके ये वाला टॉपिक मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ, ये वाला टॉपिक आप कर लेना। अब दोनों ने टॉपिक कर लिए, और एक पर्सन दूसरे पर्सन को सवाल पूछेंगे, और जो टॉपिक आपने प्रिपेयर किया है आपके टॉपिक पे आपकी फ्रेंड आपको सवाल पूछेगा। तो इससे क्या होता है, और क्लैरिटी बढ़ती है। दूसरी चीज़, अगर आप क्लास में जाते हो, अगर कोई कंसेप्ट है जो आपको ठीक से नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने टीचर से खुल के बात कीजिए, उनसे पूछिए कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, किस तरीके से। और टीचर्स आर ऑलवेज हेल्पफुल, दे लाइक टू हेल्प। तो अगर ऐसे आप जाते हो तो आपकी मदद वो ज़रूर करेंगे। ठीक, तो रेयर में से हमने पहले आर देखा, जिसमें हमने देखा कि रीड बिफोर द लेसन इज लर्नड, और बाकी देखा ए, आस्क क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल पूछने हैं। और सवाल पूछते हैं ना तो हम हमारी ब्रेन ब्रेन की क्रिएटिविटी को और क्यूरियोसिटी को भी जिंदा रखते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई बहुत फन हो जाती है। अच्छा, सवाल पूछना है, इस तरीके से, इस एटीट्यूड से जब हम टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो वो टॉपिक के लिए अपने मन में हम खुद ही बहुत सारे सवाल बना लेते हैं। सो दैट इज अगेन हेल्पफुल। अब तीसरा आ रहा है रिवीजन का। रिवीजन कब करनी है, तो इसका मैं आपको एक फॉर्मूला देती हूँ। एक्चुअली एबिंगॉस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फॉरगेटिंग कर्व बनाया था, और उसके हिसाब से हमें रिवीजन करनी है। तो आई होप अब आप इसे नोट कर ले हो। तो सबसे पहली रिवीजन हमें करनी है जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाए। सी जैसे कि एक टॉपिक होता है हमारे 45 मिनट्स का पीरियड होता है, बाद में 5 मिनट का गैप, या फिर टीचर एक एक टीचर जाएंगे, दूसरे टीचर आएंगे, उसमें कुछ वक्त हमें मिलता है 5 मिनट का वगैरह। हम क्या करते हैं, तुरंत चिट चैट। ओके, तो ये जो 5 मिनट हमें मिलते हैं, अगर इस 5 मिनट में हमने आराम से बैठे और आज इस लेसन में हमारे टीचर ने हमें क्या पढ़ाया, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे क्या, क्या मुझे वो याद आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अपने 2-3 मिनट में रिवीजन कर लेना, तो भी बहुत हो जाएगा। तो जैसे ही टॉपिक टॉट आपने वो 2-3 मिनट रिवीजन कर लिए, उसके बाद में जब आप सोने जाते हो, घर जाते हो, तो याद रखना सोने से पहले आज जो भी नए टॉपिक्स आपने सीखे, उन टॉपिक्स की रिवीजन करके ही सोना है। अगर आपने फ्रेश रिवीजन की ना, तो एक्चुअली आपका जो स्टडी है वो जल्दी पूरा होता है। इसे करके देखना, सच में ऐसे होता है। क्या होता है कि एक टॉपिक हो गया, हमने घर में जाके नहीं देखा, फिर हफ्ते भर में देखा ना, तो उसको एक्चुअली ज़्यादा वक्त लगता है।
तो तुरंत करोगे ना तो कम वक़्त लगता है, क्योंकि ऐसे ब्रेन बहुत फ्रेश रहता है। आपने सुबह पहले ही उसको बता दिया है कि दीज़ आर द टॉपिक्स, पहचान के हैं, इसे ज़रा अच्छे से स्टोर कर लेना। तो ब्रेन हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। फिर आपने उसको पढ़ा भी है, आपने 1 घंटे के बाद रिवीजन भी की है। अब आप घर आते हो तो फिर वापस से जब डिटेल पढ़ने लगते हो ना, चीज़ें बहुत जल्दी-जल्दी याद आती है और वो स्टोरेज सेक्शन में चली जाती है। हमारी जो मेमोरी है वो 2 टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से अगर हमारी सारी पढ़ाई लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहती है और एग्ज़ाम के टाइम पे हमें याद आती है। तो अगर आप दिन की जब आप सोने जाते हो उसके पहले रिवीजन करते हो तो ये हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में एक्टिवेट मेमोरी हो जाएगी। अब कब करनी है? तो हर हफ्ते में हमें सैटरडे संडे छुट्टी रहती है और सैटरडे संडे आप लोगों ने सच में ब्रेक लेना है, बहुत एन्जॉय करना है, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ आपने प्लान की है, घूमना है, फिरना है, नेचुरल प्लेसेस को विज़िट करना है, जो भी करना है करो। यहाँ पे सैटरडे संडे में आप क्या कर सकते हो कि सैटरडे कुछ नहीं, आपको सिर्फ़ 2 घंटे निकालने हैं, जिसमें आप क्या करोगे, जो भी आपने हफ्ते भर में पढ़ा उसके आप टेस्ट बनाओगे। कहीं से देना है, मम्मा को देना है, किसी टीचर को देना है, नहीं। आप खुद बनाओगे, खुद उसे सॉल्व भी करोगे। या फिर अगर आप ग्रुप में कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, फ्रेंड को बोलोगे कि ओके, बायोलॉजी का एक टॉपिक मैं कर लेता हूँ, फिजिक्स का टॉपिक तू कर ले, फिर दोनों मिलके वो टेस्ट दे देना। या फिर अल्टरनेट भी कर सकते हैं, मेरे इस टॉपिक पे आप क्वेश्चंस तैयार करो, आपके टॉपिक पे मैं क्वेश्चंस तैयार करती हूँ। तो इस तरीके से भी आप हर हफ्ते ये टेस्ट दे सकते हो। सिर्फ 2 या 3 घंटे की ये होती है वो, और उसके बाद पूरा 1.5 दिन आपके पास होता है। अब इसे में ना बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमें एसएसटी बहुत बोर लगता है, इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, क्योंकि इमेजिन नहीं कर पाते ना, पहले किसी ज़माने में कुछ हिस्ट्री में कुछ लड़ाइयाँ हुई है, क्यों उन राजाओं ने लड़ाई की, क्या तकलीफ थी, नहीं समझ सकते। तो इस वक़्त हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे शहर के आजू-बाजू में कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस है, कुछ मंदिर रहते हैं, वहाँ पे जाइए, विज़िट कीजिए। इवन आपके खुद के गाँव की, शहर की, गली की भी एक स्टोरी होती है, हिस्टोरी होती है। उसे समझने की कोशिश कीजिए तो दिलचस्पी आएगी। कभी हमारी हमारी नानी जी, दादी जी भी हमें ऐसे स्टोरीज़ बताती है। तो हिस्ट्री इज़ लाइक दैट। अब जब हम इकोनॉमी, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इको पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो अगर इस तरीके से हमने आजू-बाजू के एरिया तो ज़रूर घूम के देख सकते हैं। तो जहाँ पे आपकी ज्योग्राफी भी अच्छी हो जाती है, हिस्ट्री भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा समझ में आता है। तो इस तरीके से सैटरडे संडे ज़रूर प्लान करना। और अब हमने रीड बिफोर कर लिया, आस्क क्वेश्चंस कर लिया, रिवीजन कर लिया। क्या लगता है आपको ये ई क्या हो सकता है? हमने कितने मज़े से स्टडी की है, कितने एक्साइटेडली स्टडी की है। तो यस, ई इज़ फॉर एन्जॉयमेंट। बहुत एन्जॉय करके पढ़ाई करनी है। अगर एक्रोनिम्स बना रहे हो, स्टडी के लिए स्टडी टूर कर रहे हो, विज़िट कर रहे हो प्लेसेस को, एक-दूसरे को सवाल पूछ रहे हो, एक-दूसरे को आंसर्स कर रहे हो, इट विल बी लाइक अंताक्षरी ऑफ क्वेश्चंस, तो कितना एन्जॉय कर रहे हो ना? तो दिस इज़ एन रेयर टेक्निक जो आपको डेली यूज़ करनी है। सिंपल है बट बहुत इफ़ेक्टिव है। धीरे-धीरे जैसे 1 महीना जाएगा, 2 महीने जाएगा, आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको समझ में आएगा, अरे बाप रे! अगर ये टॉपिक मैंने विदाउट रेयर टेक्निक किया होता तो अब तक तो मैं भूल जाने वाली थी। लेकिन मैंने रेयर टेक्निक यूज़ की तो ये टॉपिक मुझे अभी भी याद है। सो दिस इज़ अ रेयर टेक्निक जो आपको करनी है। डन? तो इस सेशन में हमने बहुत इम्पोर्टेंट सारे जो टेक्निक्स है देखे हैं, रेयर देखी है, विजुअलाइजेशन देखा है, माइंड मैप्स देखे हैं, एक्रोनिम्स देखे हैं। ऐसे बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स हैं जिसे हमें प्रैक्टिकली इम्प्लीकेट करना होता है। तो अगर आपको लगता है कि मेमोरी टेक्निक्स के जो हमारे वर्कशॉप रहते हैं, ऑनलाइन भी रहते हैं, ऑफलाइन भी रहते हैं, तो जस्ट हमें मैसेज कर दीजिए। हम आपको जब भी वो डेट्स होंगी मेमोरी टेक्निक्स की, हमेशा नहीं रहती, पीरियडिकली लेते हैं हम वो भी वर्कशॉप्स, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, तो हम आपको उसके डिटेल्स शेयर करेंगे। आई होप ये मेमोरी टेक्निक्स करते करते आपको बहुत मज़ा आया, और इसी का हम एक पार्ट 2 भी बनाने वाले हैं जो हम कल देखेंगे, और ऐसी ही मेमोरी टेक्निक्स फन के साथ। तो ज़रूर जुड़िए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जब अगला वीडियो ऐसे कुछ मज़ेदार फन वे में हम बनाएं तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए, थैंक यू।
चलो अब हमारे अगला सेशन शुरू करते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन, जो हम रोज करने वाले हैं। बहुत ज़रूरी है रोज करना। वो क्या है? हमारा डेली गोल अलाइनमेंट। हमने एक सपना देखा है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बड़े ऑफिसर बनेंगे, जो भी है उसके लिए मेहनत करनी है। और मेहनत कब करनी है? तो रोज करनी है। तो अगर हम पहले से तय करके, अब मेहनत तो करनी है। सी आई नो इफ यू आर हियर यू आर वेरी सिंसियर। आप सिंसियर हो, ऑनेस्ट हो, अपना 100% देना चाहते हो, इसीलिए तो आप यहाँ पे हो। फिर भी नहीं दे पा रहे हो, क्यों? क्योंकि हम हमारे जो डेली हमारा रूटीन है उसे अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे। एग्री करते हो? अगर आप भी एग्री करते हो तो क्या चैलेंजेस है जिनकी वजह से आप ये डेली नहीं कर पाते हो, उसे जरा कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके, डन। तो बात हम अभी जो कर रहे हैं वो हमारे गोल अलाइनमेंट की है, डेली है। अब हमें क्या करना है? आपके पास नोटपैड है और पेन है, तो चलिए हम थोड़ा सा कल का दिन याद करते हैं। कल का पूरा दिन याद कीजिए। कल भी आपने सुबह ऐसे ही डेली अलाइनमेंट किया होगा, कुछ टास्क डिसाइड किए होंगे, राइट? तो अपनी ही उसी नोटबुक में, उसी डायरी में देखिए कि कल जो भी आपने टास्क लिखे थे उनमें से कितने कंप्लीट हुए हैं। अगर कंप्लीट हुए तो वहाँ ग्रीन कलर का पेन लेके टिक मार्क कर देना। बहुत अच्छा लगता है अगर कोई भी टास्क कंप्लीट होता है और हमें वो सेटिस्फेक्शन मिलता है जब हम वो ग्रीन कलर की टिक करते हैं। डन। ओके। अब दूसरी बात यहाँ पे हमें ये देखना है कि आपने जो टास्क डिसाइड किया था उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक टाइम भी लिखा था। तो क्या वो टास्क आपने वही टाइम में कंप्लीट किया? ओके, जो अलॉटेड टाइम था, क्या आप उसे कंप्लीट कर पाए? अगर कर पाए तो यस लिखना, अगर नहीं किया है तो नो लिखना। एक्स्ट्रा टाइम लगा है तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा? सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें धीरे धीरे अंदाजा होता है। कभी कभी लगता है हाँ इतना सा छोटा सा टॉपिक है, मैं ना 30 मिनट में कर लूंगा। पर जब आप करने की कोशिश करते हैं तो समझ में आता है अरे नहीं, इस टॉपिक को मेरे ज्यादा समय की जरूरत है। ओके, तो ये रियलाइजेशन प्रोसेस है जो हमें रोज करने से समझ में आती है। तो आपको, अगर आपने कंप्लीट किया है, विद इन द टाइम किया है, जिस टाइम को डिसाइड किया था उस टाइम पे किया है, तो टिक कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा है कि बायोलॉजी का जो एनाटॉमी का टॉपिक है, मैं सुबह 11 बजे से लेके 12 बजे तक आई कंप्लीट इट। ओके। अब मैंने अगर सुबह 11 बजे से 12 बजे तक उसको कंप्लीट किया तो मैंने टिक करना है, यस लिखना है। अगर मैंने 11 बजे से 12 बजे तक नहीं कर पाया, मैंने 11 बजे शुरू तो किया और उसको कंप्लीट होने तक 12:15 बज गया, तो वहां पे लिख देना एक्स्ट्रा टाइम 15 मिनट्स। गुड, फेयर इनफ। ओके। अब ऐसे कुछ हो गया, इमरजेंसी आ गई, अचानक से कुछ काम आ गया, तो आप 11 बजे तो आप वो टॉपिक कर नहीं पाए, बट यस आफ्टरनून में आपने उसको बाद में कंप्लीट कर लिया, तो उसको भी आपको मेंशन करना है कि ड्यू टू दिस इमरजेंसी मैंने बाद में कंप्लीट कर लिया पर कंप्लीट किया है। और देयर विल बी सर्टेन टास्क की जो आपके हुए ही नहीं होंगे। ओके। आइडियली हम 10 से 11 टास्क पर डे लेते हैं, सारे टास्क इंक्लूडिंग योर असाइनमेंट्स, होमवर्क्स, टॉपिक, सेल्फ स्टडी, जो भी है। ओके। और आप जब इस मकाम पे पहुंचोगे कि आप 10 में से 10 कर पाओ, 9 कर पाओ, तो हम कह सकते हैं कि आपका डे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव गया। अगर आप एक दो ही टास्क कर पा रहे हो, बाकी नहीं कर पा रहे हो, तो हमें वहां पे बैठ के एनालिसिस करना होगा। उस वक्त आप प्लीज मेरा एक फ्री सेशन जरूर बुक कर लेना। क्लियर है? ओके। सो अभी हमने कल के टास्क के एक्टिविटी को कंप्लीट किया है। नाउ जस्ट लुक एट द पेज, कितने कंप्लीट हुए हैं। पहले तो आपकी क्या ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है? 1 मिनट का मैं समय देती हूँ, इसे कंप्लीट कर लेना। कितने टास्क कंप्लीट हुए, विद इन द टाइम हुए, जो टाइम अलोकेट किया था उस टाइम में हुए। ओके। अगर जो टाइम दिया था उस टाइम पे शुरू तो किया पर थोड़ा लेट हुआ टॉपिक कंप्लीट करने के लिए, वो भी लिख दीजिए। या फिर आपको टाइम ही बदलना पड़ा, दूसरे टाइम पे करना पड़ा, या फिर आपने किया ही नहीं। ओके। तो हर एक इस पे आपने वो जो भी आपका एनालिसिस है वो लिख दिया है। ओके। अब इसको आपको एक बार देखना है। नाउ एनालाइज योर यस्टरडे, कि कैसे था आपका यस्टरडे। ठीक, ये हमें रोज करना है।
अब थोड़ा सा अवेयरनेस आ गया होगा कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या और बेहतर कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे आज के दिन की तरफ। आज के दिन में आप क्या करने की सोच रहे हो? ओके। हो सकता है आपकी छुट्टी हो सकता है आपके कुछ अलग प्लानिंग्स हो, जो भी है मतलब छुट्टी है तो छुट्टी का भी प्लानिंग होता है ना, हमें घूमने जाना है, मुझे बुक पढ़नी है, मुझे स्टोरी बुक पढ़नी है, राइट? या फिर सच में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छुट्टियों में भी पढ़ाई शुरू करते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। हम 1 घंटा 2 घंटे तो पढ़ाई कर सकते हैं छुट्टियों में, कोई दिक्कत नहीं, इफ यू आर रियली प्लानिंग फॉर ब्राइट फ्यूचर। हमें अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना ही है तो डेफिनेटली वी कैन थिंक 8 स्टैंडर्ड से ही हम थोड़ा थोड़ा पढ़ने का, थोड़ा थोड़ा रूटीन डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज के दिन में जो भी आपके टास्क है उनको पहले ही लिस्ट डाउन कीजिए, 1 2 3 4 जो भी। ओके। अब इन टास्क को एक टाइम अलोकेट जरूर कर देना। सी विदाउट टाइम अलोकेशन, विदाउट गोल, वो कंप्लीट नहीं होंगे। वरना क्या होगा, मॉर्निंग में हमें लगता है कि हाँ ठीक है दोपहर में कर लेंगे, दोपहर को लगता है कि ओके शाम में कर लेंगे, शाम को लगता है कि अरे बाप रे अभी तो बहुत देर हो गई, चलो कल से फिर से नए से शुरू करते हैं, राइट? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें क्या करना है, उसे टाइम जरूर अलोकेट करना है। तो 1 मिनट का समय लीजिए और हर एक टास्क को टाइम अलोकेट कीजिए। डन। बढ़िया, वेरी गुड। अब हमारा आज का डेली का टास्क वाला कंप्लीट हो गया। अब इसी को हमें फॉलो करना है हमारे पूरे दिन तक। अगर आप फॉलो कर पाते हो तो शाम को जरूर रिटर्न आना इसी लिंक पे क्लिक करके, और आपने कंप्लीट किया तो यस आई कंप्लीटेड, यस आई कैन, ऐसे मैसेज जरूर कर देना। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं हूँ डॉक्टर मोनिका गोरड, योर मेंटर। बाय बाय।